नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। स्वागत है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में। वर्ल्ड हिस्ट्री के अब तक हम लेक्चर 5 देख चुके हैं, जो अपनी आरएस मेंस एग्जाम की दृष्टि से मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद में जो टॉपिक आता है अगला, वो टॉपिक का नाम है विश्व युद्धों का प्रभाव या परिणाम। उसमें एक्चुअली जो आरएस मेंस का सिलेबस है उसमें एक्चुअली लिखा नहीं है कि उनके कारण भी पढ़ने हैं कि हमें विश्व युद्ध के, उसमें सिर्फ इतना लिखा है विश्व युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़े और क्या क्या परिणाम हुए। लेकिन हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा, हमें कारण भी समझने होंगे, यूरोप का मैप भी देखना पड़ेगा और उसके बाद में हम परिणाम भी देख लेंगे। तो दोनों वर्ल्ड वार 1 यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों को अलग अलग लेक्चर होंगे। ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और अगला जो लेक्चर आने वाला है वो लेक्चर नंबर 7 होगा। ओके, तो देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं हम। और बाकी मैं आपको हर बार बता ही रहा हूँ, अगर आपको ये पूरा लेक्चर सीरीज देखनी है तो यूडेमी पे ये लिंक है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, ये यूजर नेम है, वहाँ पे आपको क्या होगा, वीडियो भी मिल जाएगी, उसके साथ साथ में पुराने ईयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी, और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि अपना वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर नंबर ये है, इसका 8 पेजों का पीडीएफ है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा वर्ल्ड वार 1 का। तो अब देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। देखो, प्रथम विश्व युद्ध। ओके, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे कि दो अलग अलग गुटों में युद्ध हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध का जो गुट हुआ था, दो अलग अलग गुटों में हुए थे, उन देशों के नाम देखेंगे कि इस गुट में कौन था। तो ये धुरी राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्र थे, और ये सारा का सारा हम मैप के द्वारा देखेंगे। फिर वर्ल्ड वार 1 के कारण देखेंगे, एक्चुअली में सिलेबस में है नहीं, बट हम कारण देखेंगे तभी आगे हमको परिणाम समझ में आएंगे। ओके, उसके बाद वर्ल्ड वार 1 के परिणाम देखेंगे, राजनीतिक क्या परिणाम पड़े, सामाजिक रूप से क्या परिणाम पड़े और आर्थिक रूप से क्या परिणाम, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद में वर्ल्ड वार 1 की समाप्ति और शांति संधियां, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हो जाता है तो देखेंगे कि उसके बाद में क्या क्या शांति संधियां हुई, और कुछ 2 नंबर में या 5 नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो देख लेंगे। बिग 4 कौन थे इसमें वर्ल्ड वार 1 में। ओके, वर्साई की संधि के बारे में समझ लेंगे, अगर पूछा जा सकता है वर्साई की संधि के बारे में बताइए। पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था 5 मार्च में कि वर्साई की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था, समझाइए, तो देखेंगे। उसके बाद मैंडेट प्रणाली भी देखेंगे, युवा तुर्क आंदोलन क्या था वो देखेंगे, 14 सूत्री फॉर्मूला क्या था वो देखेंगे। और यहाँ पे जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था तो भविष्य में युद्ध ना हो ऐसी संभावनाओं के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की जा रही थी, तो लीग ऑफ नेशन स्थापित किया गया था, उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। ओके, प्रथम विश्व शुरू कर रहे हैं, वहाँ चलने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ दोबारा से कि इसमें हमारा जो सिलेबस है वो इतना लिखा हुआ है, सिर्फ विश्व युद्धों का प्रभाव। तो इसमें कारण नहीं पूछा जाएगा, बट कारण भी आपको समझ लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं वर्ल्ड वार 1 का जो लेक्चर है उसे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, उतना ही क्रिप्स करने की कोशिश करूंगा, छोटा रखने की कोशिश करूंगा एग्जाम की दृष्टि से। ओके, बट समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को पूरा समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें गुट कौन कौन से हैं। देखो, प्रथम विश्व जो है पूरा यूरोप में हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। ओके, इसमें 2 गुट हैं, एक है धुरी राष्ट्र है और दूसरी साइड में मित्र राष्ट्र, यानी 2 गुटों के बीच में युद्ध होने वाला है। ओके, धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर बोलते हैं और मित्र राष्ट्रों को एलाइड पावर बोलते हैं। धुरी राष्ट्र देखते हैं कौन कौन से, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया। बाकी होने को तो इनके अलावा और भी हैं, लेकिन आपको ये 4 नाम तो याद रखने हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की, ये 4 नाम आपको याद रखने। मैप में अभी दिखाने वाला हूँ, मैप में देखने के बाद में आपको और आसान हो जाएगा सारा कुछ। इधर की साइड में देखते हैं मित्र राष्ट्र कौन थे, एलाइड पावर कौन सी थी। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, जापान, यूएसए और इन देशों के उपनिवेश थे। इन देशों के जो उपनिवेश थे, यूएसए एक्चुअली में शुरुआत में तो था नहीं, बाद में इसमें जुड़ गया था। ओके, देख लेते हैं क्या कारण था। देखो, वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध का कारण जर्मनी और फ्रांस के बीच का वैमनस्य था, जिसके कारण यूरोप में गुप्त संधियों का जाल बिछा। अविश्वास, शस्त्रीकरण और तनाव बढ़ता जा रहा था। यूरोप बारूद के एक ढेर पर खड़ा था। तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या ने इस बारूद को चिंगारी दी और विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, देखो एक चीज फिर मैं हर बार लेक्चर में बोल ही रहा हूँ, जिस समय ये युद्ध हुआ था उस समय नहीं पता था कि ये विश्व युद्ध है या विश्व युद्ध 1 है, जानते ही नहीं थे विश्व युद्ध। उस समय बोला गया था वार ऑफ द वार, यानी युद्धों का भी सबसे बड़ा युद्ध, और ऐसे दूसरा नाम दिया गया था वार दैट विल एंड ऑल वार, यानी इस बार के बाद में, इस युद्ध के बाद में कभी युद्ध नहीं होंगे, क्योंकि सारे के सारे देश शामिल हो गए थे उसमें। तो लग रहा था कि इसमें इतना नुकसान हो जाएगा, आगे से जो
इंसान है वो युद्ध करने से डरने लग जाएगा। लेकिन बाद में 20 साल बाद में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो वो युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में इसका नाम दिया गया वर्ल्ड वार 1। ओके, तो शुरुआत में तो लोगों को पता नहीं था कि ये पहला है। अब जब पता है कैसे चल जाएगा यार, कोई ना कोई गारंटी थोड़ी थी कि 20 साल बाद दोबारा होने वाला है। ठीक है, तो पहले उससे इसे बोला गया था ऐसा युद्ध जो सभी युद्धों को खत्म कर देगा, या युद्धों का युद्ध, इस तरीके से इसे नाम दिया गया था। ठीक है, देख लेते हैं इसके प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। अभी मैप में मैं अच्छे ढंग से समझाता हूँ, बस एक बार इसे देख लेते हैं। राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रीय हितों का टकराव हो रहा था। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जब ये प्रबोधन पुनर्जागरण ये सब हो रहा है, धीरे धीरे उनमें राष्ट्रीयता की भावना आ रही है, और राष्ट्रीयता की भावना जो है वो उग्र होती जा रही है। उग्र यानी बहुत ज्यादा कट्टरपंथता आ रही है। उपनिवेशवादी जो लास्ट लेक्चर था कॉलोनाइजेशन वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब ये राष्ट्रवाद ज्यादा होने लग जाता है तो इसे प्रतिष्ठा का रूप बना लेते हैं उपनिवेशवाद को भी। ठीक है, और अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा लेते, तो उग्र राष्ट्रवाद आ गया था। किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक होती है, हमेशा नुकसानदायक होती है, तो यहाँ पे उग्र राष्ट्रवाद आ गया था। ओके, तो गुप्त संधियां और अविश्वास का माहौल था, अभी मैंने आपको बताया था और अभी बताने वाला हूँ। दो देश हैं यूरोप के अंदर, इंग्लैंड तो अलग है, इंग्लैंड अपना द्वीप लेके अलग बैठा हुआ है। यूरोप का जो मेनलैंड है, जो मुख्य भूमि है, उसमें दो देश जो है वो शक्तिशाली ज्यादा हैं, एक है जर्मनी और एक है फ्रांस। इन दोनों में आपस में एक दूसरे के प्रति एक तरीके से टकराव चल रहा है, बहुत भयंकर टकराव चल। दूसरा कारण था गुप्त संधियां में अविश्वास का माहौल। ठीक है, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ में संधि कर रखी थी, बुल्गारिया और तुर्की के साथ में, मतलब इन्होंने आपस में एक दूसरे से गुप्त संधियां कर रखी थी और किसी देश को नहीं पता होता था। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा के साथ में संधि कर ली कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही उल्टा बोला कि अगर जर्मनी के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो आप हमारे साथ आ जाना। इस तरीके से आपस में संधियां हो रही थी और बाकी देशों को नहीं पता था, गुप्त संधियां थी सारी की सारी। और अपने हथियारों को बढ़ाया जा रहा था कि जिसके पास जितने ज्यादा पावर होगी, जितने ज्यादा हथियार होंगे, वही देश शक्तिशाली होगा और कभी भी युद्ध हो सकता है और युद्धों में हारना नहीं है। इस तरीके की वहां पे सोच चल रही थी। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की, इनके बीच में गुप्त संधियां हो चुकी थी। इधर की साइड में इन देशों में भी हो रही थी अलग अलग। फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ में कर रखी थी, फ्रांस और रूस ने कर रखी थी इटली के साथ में, तो इनमें अलग अलग गुप्त संधियां हो रही थी। गुप्त संधियां बहुत सारी थी, बहुत सारी, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है क्योंकि उसमें मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझाने वाला, आपको सिर्फ कारण बताने वाला हूँ। एक कारण बता दिया, उग्र राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र को महान साबित करने की होड़ लगी हुई है। उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो हथियार बनाते जा रहे हैं कि जितना ज्यादा हथियार रहेगा, जितना ज्यादा हम उपनिवेशवाद करेंगे, उतने ही ज्यादा महान होते जाएंगे। दूसरा, अब डर भी लग रहा है उन्हें कि युद्ध होगा तो अकेले शायद जीते या ना जीते, इसलिए उन्होंने गुप्त संधियां कर रखी हैं अलग अलग देशों के साथ में। ओके, सैन्यवाद को बढ़ावा मिल रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है, यानी हथियार ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ओके, साम्राज्यवाद और उपनिवेश का प्रतिस्पर्धा चल रही है आपस में। ठीक है, इसके कारण भी युद्ध होने के चांस हो रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव था, कोई भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो युद्ध होने की स्थिति में सभी को शांति से बैठा के कहे कि रुक जाओ, युद्ध मत करो। इस तरीके की कोई संस्था नहीं थी। यूनाइटेड नेशन तो बाद में आया है, लीग ऑफ नेशंस भी बाद में आया था। ओके, और इसका तात्कालिक कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई सर्बिया समर्थित हत्यारों द्वारा। देखो मैंने अभी यहाँ पे एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, ये पूरी चीज आपको लिख लेना है यहाँ पे, समझो। तो वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, जर्मनी और फ्रांस के बीच में आपस में बैर था। ओके, जिसके कारण यूरोप में गुप्त संधियों का जाल बिछ गया, अविश्वास बढ़ रहा था, एक दूसरे देश के प्रति सशस्त्रीकरण हो रहा था, यानी हथियार बढ़ रहे थे और तनाव बढ़ता जा रहा था। तो एक तरीके से यूरोप जो था बारूद के ढेर पर था, और उस बारूद के ढेर को थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत थी। वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी सर्बिया समर्थित हत्यारों के द्वारा। तो जैसे ही वहां पे ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया। अब सर्बिया के समर्थन में रूस आ गया, और जैसे ही रूस सर्बिया के समर्थन में आया, ऊपर से जर्मनी ने हमला कर दिया। अभी थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, मैप नहीं दिखाया मैंने, बट मैप दिखाने वाला हूं तो अब सब नॉर्मल होने वाला है, एक बार देख लीजिए। सन 1909 में ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया हर्जेगोविना, ये जगह है मैप में दिखाऊंगा, पर अधिकार कर लिया, जिससे सर्बिया नाराज था। तो यहाँ पे तीन देश, यहाँ पे तीन देशों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। ऑस्ट्रिया एक यूरोप का हिस्सा था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ऑस्ट्रिया हंगरी राज्य था उस समय, बहुत बड़ा। ओके, दूसरा यहाँ पे बोस्निया हर्जेगोविना, ये जगह है।
तीसरा यहाँ पे सर्बिया। ओके, ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार बोस्निया की यात्रा पर आए। देखो कब हुआ ये, 1909 में ऑस्ट्रिया ने क्या कर लिया है, इन क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया है, जिससे कौन नाराज है, सर्बिया नाराज है। तो 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार बोस्निया की यात्रा पर आए तो सर्बिया समर्थित गब्रिलो प्रिसेप नाम के एक व्यक्ति था, ये नाम आपको याद रखना है, एक क्रांतिकारी था उस टाइप में, तो एक युवा था, और गब्रिलो प्रिसेप और उनके संगठन द्वारा 28 जून 1914 को बोस्निया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनके परिवार की हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे यूरोप को युद्ध में ढकेल दिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया जर्मनी से सहायता वचन पाकर जो था जर्मनी से सहायता वचन पाकर 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर आक्रमण कर देता है। मैप में अभी समझाने वाला हूँ, एक सेकंड रुक जाइए बस। ओके, रूस अपनी सेना को सर्बिया के पक्ष में युद्ध में उतार देता है। तो जर्मनी 1 अगस्त पर रूस पर भी हमला कर देता है, 3 अगस्त को फ्रांस पर हमले कर देता है और 4 अगस्त को बेल्जियम पर आक्रमण कर देता है। ये जर्मनी कर रहा है। ओके, ब्रिटेन जो रूस और फ्रांस का मित्र था युद्ध में सम्मिलित हो जाता है। तो एक बार मैप देखिए, अभी आपको क्लियर होने वाली हैं सारी चीजें। देखो ये जो मैंने मैप लगाया हुआ है ये प्रेजेंट डे, आज के समय का जो यूरोप है उसका मैप है ये। ओके, प्रेजेंट यूरोप का देख लीजिए, प्रेजेंट यूरोप में क्या क्या देश हैं। देखो उस समय ऐसी कंडीशंस नहीं थी, इसके जस्ट बाद मैंने 1914 वाला मैप लगाया हुआ है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे एक देश है ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। ओके, ये वाला जो देश है जर्मनी, ये उस समय थोड़ा सा बड़ा था, अभी दिखा देंगे। ओके, ये जर्मनी था। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम क्या है, ये आज का बता रहा हूँ मैं, आज का है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम क्या है, बेल्जियम। इधर वाले देश का नाम क्या है, फ्रांस। ओके, इधर पोलैंड है, और ये पोलैंड वगैरह उस समय बहुत कम थे क्योंकि जर्मनी का हिस्सा बहुत ज्यादा था। ओके, और यहाँ पे क्या है, ये रूस है। ओके, ये रूस काफी बड़ा था। अब देखिए कहाँ की घटनाएं शुरू होने वाली है, जो घटनाएं शुरू होने वाली हैं वो इस जगह से होने वाली है। देखो ये जो देश दिख रहे हैं आपको, ऑस्ट्रिया है, ये अलग है, और हंगरी, ये दोनों आज के समय पे अलग हैं, लेकिन उस समय ये एक साथ में थे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी पूरा एक राज्य था उस समय। ठीक है, तो एक राज्य था उस समय, मैं बना देता हूँ ऑस्ट्रिया हंगरी। ओके, यहाँ पे आपको ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये, ओके, ये बोस्निया हर्जेगोविना, जो भी आप नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर लेता हूँ क्या नाम है, हर्जेगोविना। ओके, ये जो जगह आप दिख रही है ये बोस्निया हर्जेगोविना की है, और ये आप देख रहे हैं इधर वाला ये है सर्बिया का। ठीक है, अब तात्कालिक कारण देख रहे हैं, बाकी कारण तो आपको पता ही चल गया कि उग्र राष्ट्रवाद था, उपनिवेशवाद के कारण कंपटीशन बढ़ रहा था, हथियारों की होड़ लगी हुई थी, सैन्यकरण की होड़ लगी हुई थी, गुप्त संधियां हो रखी थी, वो तो थे ही। अब जो बारूद के ढेर पर था उसको आग लगाने का काम किसने किया वो देखते हैं। देखो यहाँ का जो राजकुमार था ऑस्ट्रिया हंगरी का, इन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी ने 1909 में इस वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। ये कौन सा है, बोस्निया हर्जेगोविना। ओके, बोस्निया हर्जेगोविना जो भी है, मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ। हाँ, बोस्निया हर्जेगोविना। ओके, तो यहाँ से ऑस्ट्रिया ने इस जगह पे आक्रमण करके इस क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। इससे कौन नाराज हो गया, ये वाला सर्बिया वाला क्षेत्र नाराज हो गया। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, ये वाला क्षेत्र नाराज हो गया। ओके, अब क्या होता है कि 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार घूमने आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सर्बिया समर्थित कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे ऑस्ट्रिया के राजकुमार और वो पूरी फैमिली की हत्या कर दी जाती है। जैसे ही हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद में ऑस्ट्रिया क्या करता है, सर्बिया पे आक्रमण कर देता है। ऑस्ट्रिया किस पे आक्रमण कर देता है, सर्बिया पे। सर्बिया की रूस के साथ संधि हो रखी थी, तो सर्बिया क्या, रूस जो है वो सर्बिया के समर्थन में अपनी सेना भेज देता है। ऑस्ट्रिया हंगरी किससे बोलता है, जर्मनी से, कि आपकी हमारे साथ संधि हो रही है, आप भी आक्रमण करो। तो जर्मनी क्या करता है, इनके समर्थन में आके इस पे हमला करता है। इधर की साइड में रूस पे भी हमला कर देता है, इधर की साइड में फ्रांस पे भी हमला कर देता है, इधर की साइड में बेल्जियम पे भी हमला कर देता है। अब ये सब होने लगता है तो फ्रांस की, रूस की और इंग्लैंड की संधि हो रही है। ठीक है, तो फ्रांस का और रूस का समर्थन करने के लिए इंग्लैंड भी कूद जाता है। इंग्लैंड इधर जर्मनी पर हमला करना शुरू कर देता है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध था। ओके, और बहुत सारे देश इसमें शामिल थे। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे ये मैप जो दिखाया हुआ है, इस मैप में उस समय की सेना को दिखाया गया। अभी जो मैंने मैप दिखाया था वो प्रेजेंट डे वाला दिखाया था थोड़ी देर पहले। अब जो मैं दिखा रहा हूँ वो 1914 में
1914 में यूरोप का मैप था और उसमें उनकी सेना दिखाई गई है। देखिए ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, मैं पेन चेंज करके ब्लू कर देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये कौन है? ये जर्मनी। ये कौन है? जर्मनी। इसमें एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन से देश थे। ये वाला जो जर्मनी है, ये वाला जो क्षेत्र था वो जर्मनी है। ये कौन से पावर है? ये धुरी राष्ट्र है, ठीक है, ये धुरी वाले, ये जर्मनी है। ओके, इधर की साइड में ये वाला आपको दिख रहा है, ये कौन सा है? ऑस्ट्रिया हंगरी, ये वाला। ओके, ये वाला ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये अपना जर्मनी है। दो हो गए। उसके बाद में यहाँ पे जो क्षेत्र है वो सर्बिया वाला है, ये। और इधर की साइड में रूस है, ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड है। ओके, और ये इटली है, बट ये इटली वगैरह बाद में आते हैं। और ये टर्की है, टर्की भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है स्पर्ड वार। ये आज के समय पे मैप है, इसमें मैंने वो आपको जगह दिखा दी है, आपको समझ में आ रही होगी। बोस्निया हर्जेगोविना, ओके, ये सर्बिया पास में, ये ऑस्ट्रिया हंगरी। ओके, ये मैप देख लीजिए कैसे कैसे युद्ध हुआ है। देखिए ये मैप देख लीजिए कैसे कैसे युद्ध हुआ है। देखो इस समय, पहले मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये जर्मन एम्पायर था, ये ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर था। ओके, इन्होंने 1909 में इस वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था। सर्बिया इससे नाराज था। जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार यहाँ पे घूमने आए तो सर्बिया के समर्थित हथियारों द्वारा उसे मार दिया गया राजकुमार को। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने किस पे आक्रमण कर दिया? सर्बिया पे। और सर्बिया का समर्थन देने के लिए कौन आ गया? रूस आ गया। अब जैसे ही रूस आया तो रूस ने किस पे आक्रमण किया? और जर्मनी ने किस पे आक्रमण किया? रूस पे, फ्रांस पे, बेल्जियम पे, इन तीनों पे आक्रमण कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध के कारण बता देता हूँ, उसके बाद में हम परिणामों पे चलते हैं। देखो ये मैप जो है इसमें ही आप देखते चलना। उस समय की कंडीशन ऐसी थी, यूरोप में आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, बहुत भयंकर प्रतिस्पर्धा चल रही थी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की। और वहां पे एक तरीके से पूरा यूरोप जो था वो बारूद का ढेर हो गया था। अब उसके लिए कोई चिंगारी की जरूरत थी। आपस में गुप्त संधियां हो चुकी थी सभी देशों में। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने किस देश पर आक्रमण करके उसे जीत लिया? बोस्निया हर्जेगोविना को। ओके, अब बोस्निया हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया के द्वारा जीत लेने पे सर्बिया के लोग नाराज हैं और सर्बिया समर्थित कुछ लोग वहां पे 1914 में जब ऑस्ट्रिया का राजा घूमने के लिए आता है बोस्निया में तो उसकी हत्या कर देते हैं। इससे क्या कर होता है? ऑस्ट्रिया हंगरी वाला जो क्षेत्र था वो सर्बिया पे आक्रमण कर देता है। सर्बिया के समर्थन में कौन आ जाता है? रूस आ जाता है। अब रूस जब सर्बिया के समर्थन में आ जाता है तो ऑस्ट्रिया हंगरी के समर्थन में कौन आ जाता है? जर्मनी। और जर्मनी जैसे ही आता है तो वो रूस पे आक्रमण करता है, रूस के बाद में फ्रांस पे, बेल्जियम पे। अब ये सब होने लगता है तो रूस और फ्रांस का साथ ही था इंग्लैंड, वो भी इसमें कूद जाता है और वो भी आ जाता है। आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम रहे। ओके, देखो राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और आर्थिक परिणाम तीनों को देखते हैं। देखो राजवंशों का उदय अंत हो गया। इसकी खास बात ये रही प्रथम विश्व युद्ध की कि उससे पहले बहुत सारे राजवंश थे। तो यहाँ पे लोगों को लगने लगा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कि यार राजवंशों से तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इनके कारण ही ये सारे के सारे युद्ध हुए। और राजवंश से तो पहले से भी नाराज चल रहे थे, तो सारे के सारे ज्यादातर जगहों पे राजवंश की समाप्ति हो गई प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। ओके, नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। जब जर्मनी हार गया तो जर्मनी को अलग अलग राज्यों में बांट दिया, ऑस्ट्रिया हंगरी को अलग अलग राज्यों में, देशों में बांट दिया, ठीक है, ताकि ये कमजोर हो जाएं। तो बहुत सारे नए नए राष्ट्र बन गए। अभी देखिए इस वाले मैप में आपको बहुत कम राष्ट्र दिख रहे होंगे इसमें, ठीक है। देखो आप देखने की कोशिश करें तो एक ये, एक दो तीन चार, कुछ कुल मिला के 10-12 राष्ट्र हैं 1914 के आसपास। लेकिन बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो कुल मिला के 20 से ऊपर राष्ट्र बन गए। तो नए राष्ट्रों का यहाँ पे उदय हो गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होने लग गई पूरे यूरोप में। ओके, राजतंत्र खत्म हो रहा है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था आ रही है। रूसी क्रांति हुई, रूस में 1917 में क्रांति हुई, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही क्रांति हुई, ठीक है। और साम्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। अमेरिका का महत्व बढ़ता चला गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक यूनाइटेड किंगडम पूरे विश्व में नंबर 1 था, लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो यूनाइटेड किंगडम की हालत जो है वो कम हो जाती है, इंग्लैंड की हालत जो है वो कमजोर हो जाती है और अमेरिका अपना प्रभुत्व बढ़ाने लग जाता है। तानाशाहों का उदय हुआ। तानाशाहों का उदय का कारण ये था, जो हारे हुए राज्य थे, हारे हुए जो देश थे, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा डामाडोल हो गई थी और उन लोगों को कोई ऐसा मसीहा चाहिए था जो चमत्कार कर सके और उन्हें अचानक से फिर से
सर्वश्रेष्ठ घोषित कर सके। तो नए नए तानाशाह बाद में आने लगे, जैसे कि जर्मनी में हिटलर आ गया, उसी चीज का फायदा उठाते हुए। जर्मनी के बाद में इटली में मुसोलिनी आ गया था, और जापान के जो राजा थे हिरोहितो, जो सब मिलके बाद में क्या करने वाले हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। ओके, उपनिवेशों में राजनीतिक जागृति आ गई थी, जैसे कि भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ही वहां पे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना पहुंचाई गई, उसके बाद में वहां से लोग आने लगे तो बताने लगे यूरोप की कंडीशन क्या थी, तो वहां की राजनीतिक चेतना भी भारत के साथ में आने लगी। और भारत में आपको पता ही होगा 1919 में भारत के जो आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन किया था महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ मिल करके। ओके, तो इस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो देश थे, उपनिवेश देश थे, उनमें राजनीतिक चेतना आने लग गई थी। ओके, और राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ये सब राजनीतिक कारण है। सामाजिक कारण, अपार जनधन की हानि हुई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। युद्ध कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता, युद्ध में हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है। तो ये यूरोप वालों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, उनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ रूस का। ओके, तो अपार जनधन की हानि हुई थी। ऐसे गिनती तो नहीं बोल सकते कि इतने लाख, इतने, ऐसे कुछ नहीं, बट अनुमानतः अगर बोला जाए तो प्रथम विश्व युद्ध में माना जाता है 1 करोड़ के आसपास लोग खत्म हुए थे, मतलब आर्मी वाले और सिविलियन सबको मिला के 1 करोड़ के आसपास, और करीब 2-2.5 करोड़ लोग जो है वो घायल हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध की बात बताऊं मैं, अगर द्वितीय विश्व युद्ध जो आगे मैं अगले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, उसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे द्वितीय विश्व युद्ध में। पूरी यूरोप की जनसंख्या का 20-25% मर गया था। ठीक है, 5 करोड़ बहुत होते हैं, और कुल मिला के 6-7 करोड़ जो हैं उसमें घायल होते द्वितीय विश्व युद्ध में। तो देख लीजिए, जितना आप सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश करते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो उसका नुकसान भी बहुत कुछ होता है। ओके, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। महिलाओं की स्थिति में इसलिए सुधार, ऐसे तरीके से सुधार हुआ कि जो लोग थे वो सब के सब युद्धों पे चले गए। लोगों को मतलब वहां पे कंपलसरी नॉर्मल लोगों को भी युद्धों पे भेजा जाने लगा, छोटी छोटी ट्रेनिंग दे के। तो वहां पे काम करने के लिए, उद्योग धंधों में काम करने के लिए, घर की स्थिति संभालने के लिए, शहर की स्थिति संभालने के लिए, बाकी सब कार्यों को संभालने के लिए जरूरत पड़ी महिलाओं की। वो बाहर आई और महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ। उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया, वही उद्योग धंधों में काम करने लग गई, बाकी अपना मैनेजमेंट वगैरह सारा कुछ देखने लग गई। क्योंकि जो पुरुष थे वो कहाँ चले गए, युद्धों में चले गए, और पुरुषों की तो वैसे भी वहां पे मौत ज्यादा हो गई, उनका जान माल की हानि ज्यादा हो गई, तो वहां पे कमी हो गई। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ था। महिलाओं को वहां पे सामंजस्य बिठाना पड़ा था अपने अपने देशों में। नए आविष्कार हुए, क्योंकि होड़ लग रही थी कि जिसके पास जितना ज्यादा आविष्कार, जितने ज्यादा हथियार, वही जीत जाएगा। ठीक है, तो बहुत तेज गति से वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे थे, तो नए हथियारों का विकास हुआ। ओके, नस्लीय श्रेष्ठता को आघात लगा। अब तक क्या हो रहा था, मैंने अभी बताया था कि अपने आप को सुपीरियर घोषित करने की कोशिश की जा रही थी कि हम सुपीरियर, जर्मनी वाले बोल रहे थे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, फ्रांस वाले बोल रहे थे हमें, इंग्लैंड वाले अलग से बोल रहे थे। तो जब इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है ना, तब उन्हें पता चलता है कि कुछ नहीं है, ऐसा लड़ने से कुछ नहीं होता, सब इक्वल है। धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि हम नस्लीय भेदभाव नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। अपनी श्रेष्ठता का जो परचम लहरा रहे हैं वो नुकसानदेह होगा, लेकिन वो फिर भी सबक नहीं ले पाए, और धीरे धीरे जर्मनी में फिर से नस्लीय श्रेष्ठता आने लगी और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ओके, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। बेरोजगारों की संख्या कैसे बढ़ी, प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती कर दिया गया, किसानों को सेना में भर्ती कर दिया गया, उद्योग धंधों में काम करने वाले लोगों को सेना में भर्ती कर दिया गया। ओके, जैसे ही वो खत्म हुआ प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद में वो सैनिक किसी काम के नहीं रहे, तो वो बेरोजगारों की संख्या बढ़ी, और मजदूर संगठन बनने लग गए थे, मजदूर अपने हितों की बात करने लग गए थे। ठीक है, ओके, अब उसके बाद देखते हैं आर्थिक परिणाम क्या हुआ। अपार धन की हानि हुई, ये तो ऑटोमेटिक दिख रहा है, जब युद्ध हो रहा है तो धन की, जान की हानि होने वाली है। उद्योगों को युद्धोन्मुखी कर दिया गया, मतलब पहले उद्योग जो होते थे वो अपने अपने हिसाब से कपड़ों के लिए, मसालों के लिए, जो भी होता था, लेकिन इस समय जितने भी ज्यादातर उद्योग धंधे थे उनको चेंज करके जाओ हथियार बनाओ, जाओ हथियार बनाओ, सरकार के द्वारा समर्थन करके जाओ हथियार बनाओ। ओके, परिवहन व संचार व्यवस्था नष्ट हो गई, इतने ज्यादा आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध हुए, इतने ज्यादा बम गोले फेंके, जितने भी सिस्टम था, रोड ट्रांसपोर्ट, सब सिस्टम खत्म हो गया। ओके, किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि फसलें नष्ट कर दी जाती थी, सेना जब मार्च करती थी पूरी पूरी फसल नष्ट कर दी जाती थी। उसके अलावा सैनिक, किसानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया था। जीवन स्तर में गिरावट आई, ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है जीवन स्तर गिर ही जाएगा, जब पूरे आर्थिक हानि हो जाएगी उसके बाद में जीवन स्तर गिर जाएगा। ओके, पूंजीवाद स्वरूप पर प्रभाव पड़ा। ओके, और महान आर्थिक मंदी आई थी, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। और उच्च मुद्रास्फीति यानी महंगाई अधिक हो गई थी, पैसे कम हो गए,
वस्तुएं कम हो गई खाने पीने की तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ने वाली। तो ये आपको 3 प्रभाव आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। और अपने सिलेबस में यही है विश्व युद्धों के परिणाम या प्रभाव क्या रहे। तो आपको ये याद रख लेना, राजनीतिक क्या रहे, सामाजिक क्या रहे, टू द पॉइंट याद रखना और टू द पॉइंट ही लिखने की कोशिश करना। बाकी देखो आप टू द पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद में अगर जरूरत पड़े बड़ा 10 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो किसी पे भी आप 2-2 लाइन लिख सकते हो। राजवंशों का अंत हुआ समझा सकते हो, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में राजवंशों की महत्ता एक तरीके से नगण्य दिखने लगी, तो राजवंशों को खत्म कर दिया गया, लोकतंत्र की लाने की कोशिश की गई। ओके, और ज्यादातर नए लोकतंत्र स्थापित हो गए, नए राष्ट्रों का उदय हुआ। तो ये सब आप 2-2 3-3 लाइन लिख सकते हो अगर 10 मार्क्स में पूछा जाए। बाकी 5 मार्क्स में पूछा जाए ना तो टू द पॉइंट लिखो, ज्यादा बेटर है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ना सीधा कि हाँ सीधा जन की हानि हुई, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, तो टू द पॉइंट लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके ओके, अब के बाद देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट, वर्ल्ड वार 1 की समाप्ति और शांति संधियां। जब वर्ल्ड वार 1 खत्म हो गया, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद में शांति संधियां हुई थी। देखिए, युद्ध उपरांत शांति संधियों को विस्तारित करने और उनकी रूपरेखा को कार्य रूप देने हेतु फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी वाले जो राष्ट्र थे, टर्की वाले जो राष्ट्र, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की और बुल्गारिया वाले जो राष्ट्र थे, वो हार गए थे। ठीक है, धुरी राष्ट्र हार गए थे और मित्र देश जीत गए थे। यानी एक्सेस पावर हार गई थी और मित्र देश जो है वो जीत गए थे। ओके, यहाँ पे मैंने पूरा नहीं बताया कि कैसे कैसे 4 साल तक किस किस तरीके से हुआ, वो अपना को पढ़ना नहीं है, वो फिर काफी बड़ा हो जाता है लेक्चर। ओके, जब वो हार गए तो उसके बाद हारे हुए कौन हो गए? धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र कौन कौन से हुए? एग्जाम्पल के अभी बताए थे मैंने, जर्मनी, जर्मनी के साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और टर्की, ये धुरी राष्ट्र थे। जीते कौन है? फ्रांस, इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ में यूएसए और उनके जो साथ में रूस, ये और उनके उपनिवेश, यूएसए भी शामिल था और उनके उपनिवेश थे। लेकिन मेन कौन से थे? फ्रांस था, इटली था, इंग्लैंड था, यूएसए था और उनके साथ में रूस भी था और अन्य उनके उपनिवेश थे। तो जब युद्ध खत्म हो गया और ये धुरी राष्ट्र हार गए और इधर की साइड में मित्र राष्ट्र जीत गए, तो उसके बाद में शांति संधियां हुई युद्ध हारने के बाद में। तो वो शांति संधियां कैसे कैसे हुई ये आप देख लीजिए। सभी अलग अलग हारे हुए राष्ट्रों के साथ में संधियां की गई और उनमें बहुत सारी शर्तें थोप दी गई। ओके, तो 1919 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, पेरिस सम्मेलन 1919। मित्र राष्ट्र और सहयोगी देशों को बुलाया गया, जो जो जीते हुए थे उनके सभी सहयोगी देशों को, 32 देशों को बुलाया गया था। रूस और धुरी राष्ट्र को आमंत्रित नहीं किया गया था, रूस को भी नहीं बुलाया था, जबकि रूस जीता हुआ था। ओके, और रूस और धुरी राष्ट्र को आमंत्रित नहीं किया, धुरी राष्ट्र यानी हारे हुए राष्ट्र। ओके, 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, क्योंकि ज्यादा देश हो रहे थे तो उन्होंने मिलकर 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई और जिनमें भी बिग 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। 4 देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन कौन से थे? यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली, ये बिग 4 थे जो संधियां करने वाले थे हारे हुए राष्ट्र के साथ में। नॉर्मली यही होता है जब युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद में जो हार गया, जो जीत गया, अब वो जीत गया वो जबरदस्ती करेगा इसके साथ में, अपनी मन मर्जी से संधियां थोपने वाला है कि तुमने युद्ध किया था, तुमने गलती की, तुम इसकी सजा भुगतोगे, तुम जितने भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। ठीक है, तुम सेना नहीं रख सकते, तुम अपने क्षेत्र पे जितना भी है वो उसमें से इतना हिस्सा इसके लिए दे दो। हारे हुए के साथ में कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हारे हुए देशों के साथ में इन जीते हुए देशों ने संधियां की थी। उनमें 4 जो इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े देश थे, यूएसए था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और इटली था। देख लेते हैं। यूएसए के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, ब्रिटेन के लॉर्ड जॉर्ज थे और क्लीमेंसु फ्रांस के थे और ऑरलैंडो इटली के थे। यूएसए वाले जो थे उन्होंने क्या बोला था इसमें पेरिस सम्मेलन में कि प्रजातंत्र और आत्मनिर्णय के समर्थक थे। तो वो प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को बढ़ाना चाहते थे कि जो हारे हुए हैं उनमें भी लोकतंत्र लेके आया जाए। ओके, 14 सूत्रीय कार्यक्रम इन्होंने पेश किया वुडरो विल्सन जी ने और राष्ट्र संघ की स्थापना पर जोर दिया और वो स्थायी समाधान चाहते थे कि भाई युद्ध हो गया, ठीक है, हारे जीत वो जब हुआ, लेकिन आगे से युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध में एक तरीके से कोई भी पार्टी जीती हुई नहीं मानी जाती। ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में बस बोलने को जीत गए, इंग्लैंड जीत गया और इटली जीत गया, रूस जीत गया। इंग्लैंड, इटली, रूस, इनको भी बहुत सारा नुकसान हुआ था, इनके भी बहुत सारे सैनिक मरे थे। तो युद्ध में कभी भी ऐसा नहीं बोला जा सकता कि एक ही पार्टी हारी और एक ही पार्टी जीती, दोनों तरफ बहुत सारा नुकसान होता है। ओके,
तो वो चाहते थे, वुडरो विल्सन जी चाहते थे कि आगे युद्ध ना हो, तो इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी जाए, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कर दी जाए। जबकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस और इंग्लैंड वो जीते थे, और वो जीतने के बाद में पूर्ण रूप से आप बोल सकते हो क्रूर हो गए थे, घमंडी हो गए थे कि हम तो जीत गए, हमारी नस्लीय श्रेष्ठता साबित हो गई, अब हम जो है वो जो मन करना है जाए। तो उन्होंने बदला लेने की कोशिश की जर्मनी से इन संधियों में। यहाँ पे वो गलती कर गए थे। जो हारा हुआ है उसके साथ भी अच्छा बिहेव करना चाहिए, उन्होंने बहुत खराब बिहेव किया था फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी और हारे हुए देशों के साथ में। ओके, और जबकि वुडरो विल्सन जी चाहते थे कोई स्थायी समाधान हो जाए, राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाए, जबकि इंग्लैंड और फ्रांस सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति करना चाहते थे। ओके, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के थे लॉर्ड जॉर्ज, ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित रखते हुए अपने व्यापारिक हितों को साधना इनका मुख्य उद्देश्य था। इन्हें कोई मतलब नहीं था फ्यूचर से क्या है राष्ट्र संघ से, उन्हें बस ये तो चाह कौन रहा था, वुडरो विल्सन। ओके, फ्रांस की शक्ति को ये सीमित भी रखना चाहते थे। खास बात ये है इंग्लैंड जो है वो द्वीप पे पड़ जाता है, अलग पड़ जाता है यूरोप से, और ये चाह रहे थे लॉर्ड जॉर्ज जी कि इंग्लैंड अलग हो गया, लेकिन यूरोप की जो मेनलैंड है वहां पे शक्ति संतुलन बना रहना चाहिए, वहां पे जर्मनी को भी थोड़े थोड़े अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रांस की शक्ति को भी सीमित रखना चाह रहे थे, जबकि फ्रांस भी जीता हुआ देश था। इनकी ये मतलब ये सोच थी, ये पॉइंट लिखाए हुए। क्लेमेंसो फ्रांस के थे, शांति सम्मेलन के अध्यक्ष थे, ये पेरिस में जो शांति सम्मेलन हो रहा है इसके अध्यक्ष थे। अतीत की क्षतिपूर्ति व भविष्य की सुरक्षा चाहते थे। अतीत में जो भी नुकसान हुआ फ्रांस, उसकी क्षतिपूर्ति दी जाए, किसके द्वारा, हारे हुए देशों के द्वारा, और भविष्य की सुरक्षा मिलनी चाहिए। ओके, भविष्य की सुरक्षा के लिए क्या किया उन्होंने, वर्साई की संधि में मैं आपको बता दूंगा। जर्मनी को पूर्णतः कमजोर कर देना चाहते थे, यानी भविष्य की सुरक्षा। नुकसान किससे हो सकता है, भविष्य में किससे प्रॉब्लम हो सकती है, जर्मनी से। तो उन्होंने क्या किया, जर्मनी को पूर्णतः खत्म कर दो, एक तरीके से कमजोर कर दो, ताकि वो युद्ध लड़ ही ना सके। ओके, इटली के ओरलैंडो थे, इनको कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये बीच में से ही छोड़ के चले गए थे उस पेरिस संधि को। ओके, अब देखते हैं शांति संधियां क्या क्या हुई। ये पेरिस सम्मेलन था जिसमें केवल और केवल जीते हुए राष्ट्र आए थे। ओके, 32 राष्ट्र आए थे, उसमें से 10 में से कमेटी बनाई, और उसमें से जो 4 इंपॉर्टेंट थे। अब उन्होंने क्या किया, हारे हुए देशों को बुलाया अलग अलग करके, अब आओ हारे देश, तुम्हारे साथ में हम संधि करने वाले हैं। ठीक है, तो हारे हुए जितने देश थे उनके साथ में शांति संधियां की थी। पेरिस सम्मेलन में विभिन्न दूरी राष्ट्रों के साथ में अलग अलग संधियां की गई थी। जर्मनी के साथ में वर्साई की संधि की गई थी। ओके, ऑस्ट्रिया के साथ में सह जर्मे, ये जगह का नाम है शायद, वहां पे ये संधि की गई थी, तो ये सह जर्मे की संधि की। टर्की के साथ में सेब्रे की संधि की गई थी, बुल्गारिया के साथ में न्यूली की संधि की गई थी। ठीक है, ये तो आप नाम याद रख लेना। बट यहाँ पे जर्मनी के साथ में जो वर्साई की संधि की गई ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ में बहुत ज्यादा बुरा बिहेव किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद उसी का माना जाता है, जो लास्ट एग्जाम में पूछा था, कि वर्साई की संधि ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। तो वर्साई की संधि को ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी माना जाता है। ओके, देखते हैं वर्साई की संधि क्या थी। 28 जून 1919 में ये हुई थी, जर्मनी के साथ की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, जीते हुए राष्ट्रों के द्वारा। क्या क्या लिखा था, पहले ये देखते कहाँ हुई थी। वर्साई के शीश महल में जर्मनी के साथ में ये संधि की गई थी, हॉल ऑफ मिरर में। ओके, शीश महल यानी हॉल ऑफ मिरर। संधि की शर्तों के निर्धारण के लिए जर्मनी प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ हस्ताक्षर के लिए बुलाया गया और कैदियों जैसा व्यवहार किया गया। ठीक है, ये वर्साई की संधि की खास बात थी। संधि की जो शर्तें थी वो जीते हुए देशों ने खुद ने बना ली कि हम जर्मनी को यहाँ से काट देंगे, जर्मनी से ये हिस्सा ले लेंगे, जर्मनी की सेना नहीं रखनी है, जर्मनी को इतने पैसे देने, उन्होंने खुद ने ही डिसाइड कर लिया। जर्मनी के जो वहां पे जर्मनी का जो शासन था उनसे पूछा ही नहीं कुछ भी। ओके, उसके बाद में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार माना गया और $5 अरब का जुर्माना थोप दिया गया। ये राशि आपको याद नहीं रखनी है, बस बहुत सारा पैसे का वहां पे जुर्माना थोप दिया गया जर्मनी पे, कि तुमने युद्ध किया, तुमने ही युद्ध के जिम्मेदार हो, अब इस युद्ध की भी भरपाई तुम करो। जर्मनी से अल्सास लॉरेंस प्रदेश को लेकर फ्रांस को दे दिया गया। ओके, सार क्षेत्र का अधिकार 15 वर्षों के लिए फ्रांस के लिए दे दिया गया। ठीक है, एक सार क्षेत्र था, अल्सास लॉरेंस था। चलो ठीक है, मैं अभी मैप में एक बार दिखा दूंगा आपको। जर्मनी के बीचों बीच से पोलैंड के लिए पोलिस गलियारे दे दिया गया। ओके, जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई और वायुसेना को भंग कर दिया गया, जर्मनी की वायुसेना को भंग कर दिया गया और नए हथियार रखने पर रोक लगा दी गई। ओके, तो ये जर्मनी के साथ में एक बहुत भेदभावपूर्ण उन्होंने संधि की थी। जर्मनी के सारे उपनिवेश छीन लिए गए, उन्हें राष्ट्र संघ की मैंडेट प्रणाली के तहत मित्र राष्ट्रों में बांट दिया गया। ओके, यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या पॉइंट है। वर्साई की संधि अन्यायपूर्ण,
अदूरदर्शिता पूर्वक और अवैज्ञानिक दृष्टि से की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व शांति न होकर सिर्फ फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करना था। किससे प्रतिशोध लेना था उन्हें? जर्मनी से। ओके, इस संधि के कारण जर्मनी की बहुत सारी जमीन छीन ली गई, जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूर्णतः नष्ट हो गई। जर्मन लोगों में इस अन्यायपूर्ण संधि के खिलाफ बहुत रोष था, जिसका फायदा उठाकर हिटलर जैसे तानाशाह का उदय हुआ, जिसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हुई। तो ये आपको पॉइंट आपको याद रखने हैं। वर्साई की संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुई? शीश महल में। क्या क्या उन्होंने बुलाया था जर्मनी वालों लोगों को? नहीं बुलाया था। उनके साथ में कैसा व्यवहार किया था? कैदियों जैसा। जर्मनी को बहुत कमजोर करने की कोशिश की गई, उनपे बहुत ज्यादा जुर्माना लगा दिया गया, 5 अरब डॉलर का। जर्मनी से अल्सास लॉरेंस लेकर फ्रांस को दे दिए गए। सार्ड क्षेत्र जो था वो 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। ओके, ये जो क्षेत्र थे अल्सास लॉरेन और सार्ड क्षेत्र, ये बहुत ज्यादा खनिज संपन्न क्षेत्र थे। जर्मनी के बीच में पुलिस गलियारा निकाल दिया गया, सेना सीमित कर दी, वायुसेना को भंग कर दिया गया, नए हथियार नहीं बना सकते, उपनिवेश छीन लिए गए। तो जर्मनी के साथ में बहुत ज्यादा अत्याचारपूर्ण उन्होंने ये संधि की थी। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 2-3 पॉइंट आए थे, वो समझ लेते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के सारे उपनिवेश छीन लिए, राष्ट्र संघ के मैंडेट प्रणाली के तहत मित्र राष्ट्रों को बांट दिया। तो मैंडेट प्रणाली देखते हैं क्या हो। मैंडेट प्रणाली पूछा जा सकता है 2 मार्च में, 5 मार्च में। हारे हुए धुरी राष्ट्रों के उपनिवेशों को राष्ट्र संघ के संरक्षण में डाल दिया, और राष्ट्र संघ ने इन उपनिवेशों में सुचारू शासन के लिए इंग्लैंड, फ्रांस व अन्य मित्र राष्ट्रों में बांट दिया। जब उपनिवेश देश स्वशासन योग्य हो जाएं तो उन्हें सत्ता हस्तांतरित करते हुए आज़ादी दे दी जाए, ऐसा बोल दिया गया। वास्तव में यह ब्रिटेन और फ्रांस की महत्वाकांक्षी पूर्ति के लिए किया गया एक उपाय था। समझिए मैंडेट प्रणाली क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका के वुडरो विल्सन जी ने 14 सूत्री फॉर्मूला दिया, अभी समझाने वाला हूँ। 14 सूत्री फॉर्मूला के साथ साथ में उन्होंने बोला था राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए और भविष्य में युद्ध ना हो, ऐसा कोई एक लीग ऑफ नेशंस बना दिया जाए। लीग ऑफ नेशंस बना दिया गया, जिसमें ज्यादातर कौन थे? जीते हुए राष्ट्र थे। ओके, लीग ऑफ नेशंस में एक मैंडेट प्रणाली बनाई गई। इस मैंडेट प्रणाली में क्या बोला गया कि जो हारे हुए राष्ट्र हैं उनके जो कॉलोनीज हैं, उपनिवेश हैं, ठीक है, उनको उन हारे हुए राष्ट्रों से ले लो और किसके अंडर में रखो? पहले राष्ट्र संघ के अंदर में रखो। अब राष्ट्र संघ क्या करेगा? उनमें सत्ता का हस्तांतरण करने से पहले उन्हें सुचारू ढंग से चलाने के लिए जीते हुए राष्ट्रों को बांट देगा। जर्मनी से जो उपनिवेश छीने गए हैं उन्हें किसको दे देगा? इंग्लैंड को, यूएसए को और फ्रांस को बांट देगा। एक्चुअली में बोलने को तो उन्होंने बोला था राष्ट्र संघ उनमें हस्तांतरण करना चाह रहा है, सत्ता हस्तांतरण करना चाह रहा है और उन देशों को आजादी देना चाह रहा है, लेकिन इसे डायरेक्टली अगर बोला जाए ना तो सीधा सीधा इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा राष्ट्र संघ का फायदा उठाते हुए अपने उपनिवेशवाद को बढ़ाना था। ठीक है, जर्मनी के जो उपनिवेश क्षेत्र थे उनको इंग्लैंड ने और फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया। ओके, युवा तुर्क आंदोलन समझते क्या है? युवा तुर्क आंदोलन मैंने अभी आपको बताया था कि जो धुरी राष्ट्र थे उनमें कौन कौन से देश थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरिया, टर्की और बुल्गारिया। टर्की जो था वहां पे ओटोमन साम्राज्य था, और वो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय टर्की का विघटन कर दिया गया, और विघटन करके वहां पे सेकुलर गवर्नमेंट लेके आया गया था। और उस जो सेकुलर गवर्नमेंट लेके आए थे उसका जो लीडर थे, जो नेता थे, वो थे मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक है, देखते हैं कि तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। परंपरागत जीवन शैली के स्थान पर पश्चिमीकृत जीवन शैली को अपना लिया गया। यहाँ पे ओटोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया गया था, पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया था ओटोमन साम्राज्य को, और वहाँ पे जो नई शासन व्यवस्था आई थी वो गणतंत्रात्मक थी, और उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो युवा तुर्क यानी, और उनके भी नेता थे मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक है, अब जब ओटोमन साम्राज्य खत्म हुआ था तो उसके बाद में भारत में भी एक आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन। वो आपको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री वाले क्रैश कोर्स में आपको बताया था कि उसका रिलेशन क्या था वहाँ ओटोमन साम्राज्य से और मुस्तफा कमाल पाशा से। ओके, ये आपको समझ में आ गया। युगवाद तुर्क आंदोलन क्या हुआ? तुर्की में पश्चिमीकरण या यूरोपीय संस्कृति को लेके आए, मॉडर्न यूरोपीय संस्कृति को लेके आए, और पुरानी जो शैली थी उसको खत्म कर दिया गया, और उस सब का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मुस्तफा कमाल पाशा। ओके, 14 सूत्री फॉर्मूला क्या था? वुडरो विल्सन के द्वारा जो दिया गया था। प्रथम बार 14 सूत्री फॉर्मूले का उल्लेख जो वुडरो विल्सन के द्वारा अमेरिकी संसद में किया गया था, जिसमें पेरिस में आयोजित होने वाली संधि के लिए मार्गदर्शन के लिए 14 सूत्र प्रस्तुत किए गए थे। ओके,
क्या क्या 14 सूत्र तो नहीं लिखे हैं मैंने, पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। देखो, आत्मनिर्णय सिद्धांत का पालन किया जाए, यानी जो हारे हुए देश हैं और जो उपनिवेश हैं वहां पे अगर कोई नया राष्ट्र बनना चाह रहा है तो वहां पे लोगों को स्वतंत्रता दो और मैंडेट वो वहां पे जनमत संग्रह करा के वो जो जिस राष्ट्र में शामिल होना चाह रहे हैं उस राष्ट्र को दे दिया जाए। इस तरीके की आत्मनिर्णय, लोगों को आत्मनिर्णय करने का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ओके, ये बोला था उन्होंने। सौहार्दपूर्ण व न्याय संगत संधि होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। वर्साई की संधि बहुत ज्यादा अन्यायपूर्ण थी और बदले की भावना से की गई थी। गुप्त संधियों का त्याग करना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? गुप्त संधियों ने निभाई थी। ओके, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। भविष्य में शांति के लिए राष्ट्रसंघ का गठन करना चाहिए, तो राष्ट्रसंघ का गठन किया गया था। ठीक है, मुक्त व्यापार नीति को अपनाया जाए चाहिए। ओके, फ्री ट्रेड को, और उसके बाद में सभी सब देशों को समुद्र तक पहुंच देनी चाहिए। ओके, तो ये इन्होंने 14 सूत्री फॉर्मूले की बात की थी, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था राष्ट्रसंघ। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ इमेज लगाए हुए हैं और आई थिंक यहाँ पे राष्ट्रसंघ वाला पॉइंट बचा हुआ है, उससे पहले कुछ इमेज हैं। ये इमेज जो है वो बिग फोर है, बिग फोर उनके नेता हैं। ठीक है, ये मैं एक्चुअली में इनके चित्र से पहचान नहीं पा रहा हूँ कौन कौन है, बट मैं आपको बता देता हूँ देशों के नाम अभी पहले बताए थे। यूएसए के वुडरो विल्सन थे, इंग्लैंड के थे, फ्रांस के थे और इटली के थे। ओके, ये जो है हॉल ऑफ मिरर है, हॉल ऑफ मिरर, यहाँ पे संधि की गई है। हॉल ऑफ मिरर में वर्साई की संधि किसके साथ में की गई थी? वो जर्मनी के प्रतिनिधियों के साथ में की गई थी। ये एक तरीके से पोस्टर लगाए गए थे यूरोप में, उनमें से एक पोस्टर है। और यहाँ पे भी देख लीजिए वोमेन की स्थिति सुधर गई है, क्योंकि जब लोग युद्धों पे चले गए हैं तो पीछे से काम कौन कर रहा है? स्त्रियां कर रही हैं, तो स्त्रियों की स्थिति जो थी वो सुधार आ गया था बड़वारमन में। ओके, राष्ट्रसंघ देख लेते हैं, राष्ट्रसंघ क्या था, उसके बाद में हम इसे रिवीज करते हैं और यह लेक्चर खत्म करते हैं। पेरिस शांति समझौते के प्रस्तावों के तहत 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? विश्व शांति बनाए रखना, सामूहिक सुरक्षा रखना और निशस्त्रीकरण, ये 3 उद्देश्य थे। विश्व में शांति बनानी है, सामाजिक सुरक्षा और उसमें निशस्त्रीकरण। इंग्लिश में क्या बोले? मेंटेन वर्ल्ड पीस, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट। इस संघ का आदर्श 14 सूत्री फॉर्मूले पर आधारित था। क्योंकि पेरिस शांति संधि के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस, इटली ने 14 सूत्री फॉर्मूले के अधिकांश बिंदुओं का उल्लंघन किया, अतः राष्ट्रसंघ एक दुर्बल संस्था के रूप में अस्तित्व में आई। 14 सूत्री फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था? वुडरो विल्सन के द्वारा। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला था कि आगे भविष्य में युद्ध ना हो, इसके लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में जो फ्रांस और इंग्लैंड थे वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रसंघ वगैरह कुछ ऐसा स्थापित किया जाए, वो सिर्फ अपना फायदा देखना चाहते थे। और वुडरो विल्सन जी चाहते थे कि यार भविष्य में स्थायी समाधान होना चाहिए। यूएसए वाले जो वुडरो विल्सन थे वो चाहते थे भविष्य में स्थायी समाधान होना चाहिए। इस बात का उन्होंने फायदा उठाया फ्रांस और इंग्लैंड ने। फ्रांस और इंग्लैंड ने मनमर्जी संधियां की ताकि राष्ट्रसंघ में शामिल हो सके वो इस तरीके से। ओके, तो राष्ट्रसंघ एक तरीके से दुर्बल संस्था रही, क्योंकि शुरुआत से ही 14 सूत्री फॉर्मूले का उल्लंघन किया गया था इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा। एक तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के विजेताओं द्वारा बनाया गया संघ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के विजेता ही थे फ्रांस, यूके, इटली, यूएसए, इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के विजेता थे। लेकिन यूएसए भी इसमें खुद शामिल नहीं हुआ था एक्चुअली में। देखिए क्या बात थी, अमेरिका ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता नहीं ली, क्योंकि राष्ट्रसंघ का जो बेसिक था वो बहुत ज्यादा कमजोर था। जो अमेरिका चाहता था उस तरीके की राष्ट्रसंघ उन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड ने बनने ही नहीं दिया, तो अमेरिका ने सदस्यता नहीं ली। जर्मनी और रूस को इसकी सदस्यता दी ही नहीं गई थी, जर्मनी और रूस को इसमें शामिल नहीं किया गया था। यहाँ पे बहुत सारी गलती की उन्होंने। अमेरिका ने सदस्यता नहीं ली क्योंकि वो मजबूत नहीं था। ठीक है, अमेरिका जैसा चाह रहा था वैसा नहीं बना। जर्मनी और रूस को सदस्यता दी नहीं गई। इटली और जापान इसके सदस्य थे, लेकिन इसे भेदभावपूर्ण मानते थे वो। ओके, ब्रिटेन और फ्रांस की महत्वाकांक्षा पर आधारित एक गलत विश्व व्यवस्था थी राष्ट्रसंघ, जिसे रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। इसलिए राष्ट्रसंघ अंततः विफल हुआ और प्रथम विश्व युद्ध होने से नहीं रोक सका। जो भी हो, राष्ट्रसंघ एक महान आदर्श विचार के साथ आया था। आदर्श विचार था कि विश्व में शांति रहनी चाहिए, सभी देशों को मिलजुल कर रहना चाहिए। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में नए नाम के साथ पुनः जीवित किया गया था, जिसे बोला गया यूएनओ। और ये यूएनओ आज तक चल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक चल रहा है। पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वो वहाँ पे सदस्यता लिए हुए हैं, ज्यादातर देशों ने सदस्य वहाँ पे बने हुए हैं, करीब 200 के आसपास में। ठीक है, और यूएनओ काफी हद तक सफल हुआ है।
विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कोई भी यहाँ पे युद्ध नहीं हुआ है। ओके, एक बार हम चलते चलते रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने आज इस लेक्चर में पढ़ा। देखो, ओवरव्यू देखा था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र बताए थे मैंने आपको, मैप भी बताया था। धुरी राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, बुल्गारिया था, टर्की था। मित्र राष्ट्र में कौन थे? फ्रांस था, इंग्लैंड था, रूस था, सर्बिया था और यूएसए था। ओके, वर्ल्ड वार 1 के कारण देखे थे हमने। कारण तो बहुत सारे थे, उपनिवेशवाद में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उसके बाद में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारे मैंने आपको कारण बताए थे। एक तरीके से यूरोप जो था बारूद के ढेर पे था, उस पर चिंगारी का काम किसने किया? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी सर्बिया समर्थक हत्यारों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला किया, रूस सर्बिया के समर्थन में आ गया। इधर से जर्मनी ऑस्ट्रिया के समर्थन में किस पे हमला कर देता है? रूस पे हमला कर देता है, फ्रांस पे हमला कर देता है, बेल्जियम पे हमला कर देता है। और फ्रांस और रूस की सहायता के लिए उनका साथी जो था इंग्लैंड, वो भी आ जाता है। ओके, फिर इसके परिणाम देखे थे, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक परिणाम देखे थे। समाप्ति के बाद में संधियां देखी थी। पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वर्साई की संधि। ठीक है, जो जर्मनी के साथ की गई थी। बिग फोर देखा था, वर्साई संधि देती, मैंडेट प्रणाली समझी थी हमने। युवा तुर्क आंदोलन तुर्की में हुआ था, 14 सूत्री फॉर्मूला विट्रो विल्सन के द्वारा दिया गया था। और अभी थोड़ी देर पहले राजसंघ को समझ लिया था। आई थिंक आपको वर्ल्ड वार 1 RS मेंस एग्जाम की दृष्टि से समझ में आ गया होगा। एक्चुअली में जो सिलेबस कम था इसलिए मैंने इसे बड़ा नहीं किया, बाकी तो मैं नॉर्मली इसे भी बहुत बड़ा बना सकता था, बट मुझे लगा कि फालतू की चीज़ें ज़्यादा ऐड नहीं करनी चाहिए, जो एग्जाम में आने वाला है वही। बाकी कभी भी अगर मैं IAS के हिसाब से बड़ा बढ़ाऊंगा तो 1.5-2 घंटे से ऊपर का लेक्चर होगा वर्ल्ड वार 1 का, लेकिन मैंने यहाँ पे समराइज करने की कोशिश की थी। तो आपको प्रथम विश्व युद्ध का ये समझ में आ गया होगा, क्या क्या कारण थे, क्या क्या परिणाम रहे। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी आप इस लेक्चर का PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यूडेमी लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप वहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा ये कोर्स देख सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो यहाँ पे लेक्चर समाप्त करता हूँ। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।